हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैबी पर। मैं आपका दोस्त सन्नी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं आज। ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो को। डिटेल वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जीएसटी के ऊपर। हमारी जीएसटी की साइट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे 20 तारीख को। साइलेंट फीचर्स ऑफ क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स, QRMP स्कीम। अब आप पूछेंगे ये QRMP स्कीम क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ QRMP स्कीम की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं आपको दिखाता हूँ, आप पढ़िएगा। यहाँ लिखा भी हुआ है साइलेंट फीचर ऑफ क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स, QRMP स्कीम। अब मैं आपको बताता हूँ ये कौन कौन ऑप्ट कर सकते हैं और ये किन को लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए और कौन कौन ले सकते हैं। तो थोड़ा डिटेल वीडियो है, आप ध्यान से सुनिएगा। और इसका सीबीआईसी ने नोटिस भी इशू कर दिया है, सर्कुलर भी इशू कर दिया है, उस पर भी अभी जाएंगे। उसके भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करूंगा। तो चलिए हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। इसमें लिखा है हु कैन ऑप्ट फॉर द स्कीम। तो लिखा है इसमें फॉलोइंग रजिस्टर्ड पर्संस कैन फाइल क्वार्टरली रिटर्न एंड पे टैक्स ऑन मंथली बेसिस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। ये स्कीम आप कब से ले सकते हैं? 1 जनवरी 2021 के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। कौन कौन ऑप्ट कर सकता है इसका, अब वो पढ़ते हैं। इसके लिए NRP मीन्स रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल फ्रॉम GSTR 3B विद ऑटो ऑफ अप टू ₹5 करोड़। ऑटो की फुल फॉर्म में एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर of up to ₹5 crore in the previous financial year is eligible. If auto crosses ₹5 crore during a quarter, registered person will become ineligible for the scheme from next quarter. इसका मतलब ये है कि जिन भी रजिस्टर्ड पर्सन की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मींस 1920 में टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे थी, वो लोग इसको ऑप्ट कर सकते हैं, स्कीम को, QRMP स्कीम को। और इन केस कभी भी उनकी टर्नओवर क्रॉस हो जाती है 5 करोड़ को किसी भी क्वार्टर में, तभी रजिस्टर्ड पर्सन विल बिकम एन इनएलिजिबल। वो इनएलिजिबल हो जाएगा इस स्कीम से जब भी उसकी टर्नओवर 5 करोड़ को क्रॉस करेगी। चलिए इसके सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं। एनी पर्सन ऑब्टेनिंग ए न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑप्टिंग आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम ऑल्सो ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। मीन्स जो भी न्यू रजिस्टर्ड पर्सन है या जिन्होंने ऑप्टिंग किया है कंपोजिशन स्कीम को, कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दिस स्कीम, वो भी स्कीम को ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है द ऑप्शन टू अवेल दिस स्कीम कैन बी अवेल्ड GSTN वाइज, देयरफॉर फ्यू GSTN फॉर दैट पैन कैन आउट फॉर द स्कीम एंड रिमेनिंग GSTN कैन रिमेन आउट ऑफ द स्कीम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोगों को कंफ्यूजन होता है। कई बार क्या होता है, एक पैन कार्ड पे कई GSTN नंबर होते हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो इसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि जो भी स्टेट का जिस भी GSTN पे आप लेना चाहते हो, ऑप्ट करना चाहते हो, उस पे ले सकते हैं। जिस पे नहीं लेना चाहते नहीं लीजिए। ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं कि आपने एक पे लिया तो सारी GSTN के लिए आपका कंपलसरी हो गया है QRMP स्कीम। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी इच्छा अनुसार आप पहले जज कीजिए, चेक कीजिए अच्छे से कि आपके लिए इसकी बेनिफिट है कि नहीं है। अगर आपको बेनिफिट दिखता है तो ही जाइए। इसमें कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है स्कीम में, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा आगे थोड़ा सा। अब आगे पढ़िए। इसमें क्या, चेंजेस ऑन द GSTR पोर्टल फॉर क्वार्टर जनवरी 21 टू मार्च 21 ऑल RPs हुज ऑटो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 अप टू ₹5 करोड़ एंड हैव फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 बाय 30th। यहाँ मिसिंग है, यहाँ नवंबर आना था, नवंबर 2020 विल बी माइग्रेटेड बाय डिफॉल्ट इन द GSTR सिस्टम एज फॉलोज। कौन लोग जा सकते हैं उसका उन्होंने बताया तरीका। जो भी लोग जनवरी 21 से मार्च 21 में जाना चाहते हैं, जिनकी रजिस्टर्ड पर्सन की टर्नओवर 1920 में 5 करोड़ से नीचे है, जो कि मैं आपको ऊपर के पॉइंट में बता चुका हूं, वो लोगों को रिटर्न अपनी GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, पिछला मंथ अक्टूबर जो अभी निकला है उसकी रिटर्न अगर वो 30th नवंबर से पहले फाइल करेंगे तो वो माइग्रेट कर पाएंगे डिफॉल्ट। अगर वो 30th नवंबर के बाद फाइल करेंगे, लेट रिटर्न फाइल करेंगे, तो वो माइग्रेट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। ये डिफॉल्ट सिस्टम का इन्होंने बताया है, कैसे कैसे मैं पढ़ के बता देता हूं आपको एक बारी। अप टू ₹1.5 CR हु हैव फर्निश्ड फ्रॉम GSTR 1 ऑन क्वार्टरली बेसिस इन करंट फाइनेंशियल ईयर। जिन भी रजिस्टर्ड पर्सन की टर्नओवर 1.5 CR से नीचे है और जो GSTR 1 मंथ क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं करंट ईयर में, वो डिफॉल्ट उस चले जाएंगे उस स्कीम में। सेम सेकंड ऑप्शन है अप टू ₹1.5 CR हु हैव फर्निश्ड फ्रॉम GSTR 1 ऑन मंथली बेसिस इन करंट फाइनेंशियल ईयर। जो लोग मंथली फाइल कर रहे थे उनके लिए भी डिफॉल्ट ऑप्शन है मंथली। और मोर देन जिनकी 1.5 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ से नीचे थी पिछले साल में, वो उनके लिए डिफॉल्ट ऑप्शन है क्वार्टरली। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब पर्सन इस स्कीम को ले सकता है। व्हेन कैन ए पर्सन ऑप्ट फॉर द स्कीम। अब पढ़िए इसके लिए, फैसिलिटी कैन बी अवेल्ड थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल ये फैसिलिटी है इन एनी क्वार्टर, कभी भी वो इस स्कीम को सिलेक्ट कर सकता है। सेकंड पॉइंट है ऑप्शन फॉर QRMP स्कीम वंस एक्सरसाइज्ड विल कंटिन्यू टिल RP रिवाइजेस
द ऑप्शन और हिज ऑटो एक्सीड ₹5 करोड़। इसका मतलब ये है एक बार अगर आपने स्कीम ले ली तो आप उसमें कंटिन्यूस रहेंगे, अपने आप इसमें से नहीं निकलेंगे जब तक कि आप रजिस्टर्ड पर्सन उसको रिवाइज नहीं करेगा ऑप्शन को, या फिर आपकी टर्नओवर किसी क्वार्टर में 5 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं होगी जब तक, तब तक आप इसी में रहेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है रजिस्टर्ड पर्सन में कि वो खुद उससे बाहर आना चाहता है। तो थर्ड ऑप्शन है registered person migrated by default can choose to remain out of the scheme by exercising their option from 5th। अब यहाँ भी देखो मंथ गायब है, ये 5 दिसंबर है, ये सर्कुलर में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ लिखा है 5 दिसंबर टिल 31 जनवरी। जो भी इसका मतलब है रजिस्टर्ड पर्सन जो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इस स्कीम में आ जाएंगे जब उनकी जो एलिजिबिलिटी कंप्लीट होगी, और वो बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। अगर वो चाहते हैं कि वापस आना, इस स्कीम से बाहर आना, ये नहीं लेना चाहते, ऑप्ट नहीं करना चाहते, तो वो 5 दिसंबर 2022 टिल 31 जनवरी के बीच में से बाहर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द आरपीज ऑप्टिंग फॉर द स्कीम कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी सो दैट द आउटवर्ड सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन इज रिफ्लेक्टेड इन देयर फॉर्म GSTR 2A एंड 2B। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्या होता है कि अगर अभी आप GSTR 3B मंथली क्वार्टरली कर लेंगे अपनी, तो आपकी GSTR 1 भी क्वार्टरली हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, जब आप क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करेंगे तो आपके जो बायर्स हैं उनको 2A 2B में आपका इनपुट नहीं मिलेगा, और वो आपसे हो सकता है इस वजह से कई बार लोग माल भी नहीं खरीदते, आपसे परचेजिंग नहीं करते क्योंकि उनको इनपुट नहीं मिलता टाइम से। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने किया गया है द रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर द स्कीम कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। मीन्स जिस भी क्वार्टर का क्वार्टरली रिटर्न है आपकी, उसके फर्स्ट 2 मंथ्स की आप रिटर्न में इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी अवेल करा दी गई है कि आप उसमें अपने इनवॉइस फीड कर सकते हैं, ताकि वो दूसरे पर्सन टैक्स पेयर के रजिस्टर्ड पर्सन के उनके 2A और 2B में रिफ्लेक्ट करे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो लोगों को पता नहीं है कि कैसे करेंगे। तो ये IFF आपके सीए और अकाउंटेंट्स को पता है, आप उनको बताइए कि आप मंथली हमारे इनवॉइस फीड कर दीजिए। अब चलते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द स्कीम। ये एक रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कुछ लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द स्कीम। मैं बताता हूं आपको। RP नीड्स टू पे टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ बाय 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब है रजिस्टर्ड पर्सन नीड टू पे, उनको अपना टैक्स पे करना है फॉर द फर्स्ट 2 मंथ, हर क्वार्टर के जो पहले 2 मंथ है उसकी जो डेट है बाय 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ है, क्योंकि GSTR 3 भी तो आपने क्वार्टरली सिलेक्ट कर लिया, तो टैक्स आपको मंथली पे करना है, इसलिए उसकी जो लास्ट डेट होगी हर मंथ के नेक्स्ट 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ है। ये डेट याद रखिएगा। बाय सिलेक्टिंग मंथली पेमेंट फॉर द क्वार्टरली पर्सन एज रीजन फॉर जनरेटिंग चलान, मंथली पेमेंट के लिए और ये PMT 06 चलान में फीड होगा, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। RP can either use fixed sum deposit, pre-filled challan or self-assessment method, actual tax due for monthly payment of tax for the first 2 month after adjusting ITC। देखिए अब यहाँ पे इन्होंने 2 मेथड भी दिए हैं पेमेंट आपको कैसे करनी है उस क्वार्टर में। ये पहला मेथड है फिक्स्ड सम मेथड। ये आपको मैं इलिस्ट्रेशन के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू अभी सर्कुलर में समझाता हूं कि कैसे ये होगा। आप अभी यहाँ पे सिर्फ पढ़ लीजिए, इसमें समझिए कि 2 मेथड है। एक फिक्स सम मेथड, मींस फिक्स सम मेथड अपने में डिफाइन कर रहा है कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट जमा कराना ही कराना है, बस चाहे आपका बन रहा है टैक्स के नहीं बन रहा है, आपको फिक्स जमा कराना है। और दूसरा ऑप्शन है सेल्फ असेसमेंट मेथड, जो कि हम अभी तक यूज करते आते हैं। हम अपना परचेज सेल चेक करते हैं, अपना 2A 2B चेक करते हैं, उसके थ्रू जो टैक्स एक्चुअल टैक्स बनता है उस मंथ का वो हम जमा कराते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अगर हम एक्चुअल जमा कराते हैं और कई बार हमसे कोई गलती हो जाती है और हमने टैक्स कम जमा करा दिया, लाइबिलिटी कम पे करी, तो हमें इंटरेस्ट पड़ जाएगा। लेकिन अगर इस केस में फिक्स मेथड को चुनते हैं तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा अगर हम फिक्स अमाउंट जमा कराएंगे। और वो फिक्स अमाउंट कैसे जमा कराना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। फॉर मंथली पेमेंट टैक्स फॉर इट्स फर्स्ट 2 मंथ आफ्टर रजिस्ट्रिंग ITC, ये मैंने आपको बता दिया। नो डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड फॉर द मंथ इफ देयर इज नील टैक्स लाइबिलिटी। हाँ, अगर आपका किसी भी मंथ में टैक्स नहीं बनता, कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, तो आपको कोई टैक्स जमा नहीं कराना, चाहे आपने फिक्स मेथड सिलेक्ट किया हो या सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट तो ऑटो डिफाइन है कि जब बन ही नहीं रहा तो जमा नहीं कराना, लेकिन इन केस ऑफ फिक्स मेथड आपने सिलेक्ट किया है तो आपको टैक्स जमा नहीं कराना इन केस ऑफ नो लाइबिलिटी। Tax deposit for the first 2 months can be used for adjusting liability for the quarter in the form GSTR 3B cannot be used for any other purpose till the filing of the return for the quarter। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने जो भी टैक्स जमा कराया पहले 2 मंथ में, वो आप सिर्फ अपनी लाइबिलिटी को जो जब तक कि आपकी GSTR 3B फाइल नहीं हो जाती, सिर्फ उसी के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं, आप उसको किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। ये देखिए 6 पॉइंट में लिखा है, क्लिक हियर फॉर द डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन एंड CBI सर्कुलर। गवर्नमेंट ने इसका सर्कुलर भी निकाल दिया, वो मैंने सर्कुलर ओपन कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए
ये है सर्कुलर नंबर 143/13/2020 जीएसटी सीबीसी 20/01/08/2020 जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम जीएसटी पॉलिसी विंग। ये 10 नवंबर को इशू किया गया है। इसके अंदर पढ़ लेते हैं। ये देखिए क्यूआरएमपी स्कीम की फुल फॉर्म लिखी है। सब्जेक्ट क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। जी हाँ, ये इन्होंने स्टार्ट किया, पढ़ लीजिए आप। एज ए ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर एंड इन ऑर्डर टू फर्दर ईज द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस द जीएसटी काउंसिल इन इट्स 42nd मीटिंग हेल्ड ऑन 5th of October 2020 had recommended that registered person having aggregate turnover up to 5 crores may be allowed to furnishing return on quarterly basis along with the monthly payment of tax with effect from 1st January 2021। मीन्स जिनकी भी ऑटो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है उनको अलाउ किया गया है कि वो क्वार्टरली जीएसटीआर 3B भी फाइल कर सके, जिससे वो लेट फाइलिंग से बच सकेंगे। अभी क्या होता है, जीएसटीआर 3B तो मंथली है और जीएसटीआर 1 क्वार्टरली है। तो जीएसटीआर 3B कई बार जो क्लाइंट्स होते हैं नहीं टाइम से कर पाते फाइल, या सीए उनके फाइल नहीं कर पाते, तो उसमें लेट फाइलिंग लग जाती है। उससे बचने के लिए आपको ये ऑप्शन दिया गया कि आप क्वार्टरली फाइल कर लीजिए। लेकिन इसमें नुकसान ये है कि आप लेट फाइलिंग से तो बच जाएंगे, लेकिन अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी पेमेंट करने में, टैक्स को कैलकुलेट करने में किसी मेथड में, तो आपको इंटरेस्ट पड़ जाएगा और इंटरेस्ट से आप बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। लोग सोचते हैं कि हमें इंटरेस्ट का तो कोई नोटिस आता नहीं है, तो शायद हम लेट फाइलिंग तो पे करनी पड़ती है, इंटरेस्ट से हम बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ये ऑटो कैलकुलेट भी हो जाए इंटरेस्ट, तो आप इंटरेस्ट से नहीं बच सकते। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये सब कुछ इसमें वही पॉइंट्स हैं। मैं आपको मेन पॉइंट्स बताता हूँ। जहां पे वो डेट भी मिसिंग थी वो डेट भी आपको चेक करा देता हूँ। ये एलिजिबिलिटी भी आप दोबारा पढ़ लीजिए, इन्होंने लिखा है यहीं पे सेम चीज है। रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिटर्न फ्रॉम जीएसटी 3B एंड हु हैज एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज एलिजिबल फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट कीजिए आप। हम सीधा पॉइंट्स पे ही जाते हैं। ये मैंने आपको सारा ऊपर अभी पहले ही पढ़ के जीएसटी की साइट पे लिखा था, जो पढ़ के बता दिया है। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ के बता दिए हैं, समझा भी दिए हैं। अब ये देखिए, हाँ, मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, जो आपको मैंने जो समझाना था डिटेल में। ये एक इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक बार, ये लिखा है मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स। द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द क्यूआरएमपी स्कीम वुड बी रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर बाय डिपॉजिटिंग द ड्यू अमाउंट इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06। वहां पे चलान फॉर्म नंबर नहीं लिखा था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। मैंने बताया भी था कि आपको फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06 में बाय द 25th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ, मीन्स जो पिछला मंथ निकला है उसके नेक्स्ट मंथ की 25th डेट से पहले ही आपको पीएमटी 06 में फाइल करना है टैक्स। अब इसके पॉइंट्स पे आ जाइए। The said person can use any of the following 2 options provided below for monthly payment of tax during the first 2 months। ये मेथड लिखे हुए हैं कैसे कैसे, जो पहले 2 मंथ है कैसे टैक्स पे करना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फिक्स्ड सब मेथड। पहला मेथड है फिक्स्ड सब मेथड। ए फैसिलिटी इज बीइंग मेड अवेलेबल ऑन द पोर्टल फॉर द जनरेटिंग ए प्रीफिल्ड चलान इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06 फॉर एन अमाउंट इक्वल टू 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर वेयर द रिटर्न हैज फर्निश्ड क्वार्टरली, और equal to the tax paid in cash in the last month of the immediately preceding quarter where the return has furnished monthly। जी हाँ, ये 2 पॉइंट्स हैं। ये एक पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट लिखे, मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, जिन टैक्स पेड कैश इन क्वार्टर जनवरी टू मार्च, सपोज आप समझिए पहले इसको डिटेल्स दिखाने से पहले। इन्होंने बोला है आपको फिक्स मेथड में 2 ऑप्शंस हैं जिनकी क्वार्टरली रिटर्न जाती थी। पिछले क्वार्टर में जो भी आपका टैक्स बनता है, लाइबिलिटी बनती है, जो आपने कैश लेजर से पे की है, ध्यान से सुनिएगा, कैश लेजर से जो पे करी है आपने, ना कि अपनी आईटीसी से एडजस्ट की, जितना भी आपने कैश लेजर से पे किए है उसका 35% आपको जमा कराना है पहले 2 मंथ्स में क्वार्टर के। और सेकेंडली पॉइंट है, और इक्वल टू द टैक्स पेड इन कैश इन द लास्ट मंथ, जिनकी मंथली रिटर्न जाती थी उनको क्या करना है, उनको जितना पिछले मंथ में कैश डिपॉजिट किया है उन्होंने टैक्स में, वो 100% जमा कराना है। जितना कैश पेड किया सेम कैश अमाउंट आपको जमा कराना है। ये देख लीजिए, अब नीचे इसकी डिटेल्स अब समझ में आएगी आपको। इन केस द लास्ट रिटर्न फाइल्ड वाइज ऑन क्वार्टरली बेसिस फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च। देखिए, टैक्स पेड कैश, जो मैंने बोला ना कैश लेजर से एडजस्ट किया आपने, उसकी बात कर रहा हूं, ना कि आईटीसी से। टोटल लायबिलिटी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ जो आपने टैक्स पेड इन कैश किया है उसकी बात हो रही है। टैक्स पेड इन कैश इन क्वार्टर जनवरी टू मार्च 2021
एग्जाम्पल दिया गया ये सीजीएसटी सपोज कीजिए आपने 100 रुपीज पे किया, आईजीएसटी 100, आईजीएसटी 500 और सेस 50, ये उसकी कैलकुलेशन है कि अप्रैल और मई, मतलब इस क्वार्टर जनवरी टू मार्च का जो नेक्स्ट क्वार्टर है अप्रैल मई, तो पहले जो 2 क्वार्टर में भरा जाएगा वो पिछले क्वार्टर का देखा जाएगा कि 100 का 35 रुपीज 35%, एसजीएसटी 100 है तो एसजीएसटी 35%, 500 आईजीएसटी है तो उसका 35% 175 रुपीज होता है, और सेस 50 था तो उसका सेस का 35% 17.5, ये आपको अप्रैल और मई में दोनों में सेम डिपॉजिट कराना है। और लास्ट में जब आपकी जीएसटी 3 भी क्वार्टर एंड होगा तब आपको इसका एडजस्ट कर सकते हैं कि आपका एक्सेस है कि कम है कि ज्यादा है, आप उसमें कर सकते हैं। अगर आपने कम भी जमा कराया है इसके अकॉर्डिंग और आपकी लायबिलिटी ज्यादा बनती है तो आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ध्यान से सुनिएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा इस मेथड में। अगला ऑप्शन है इन केस द लास्ट रिटर्न फाइल्ड वाज मंथली फॉर द टैक्स पीरियड, अगर आपकी लास्ट मंथ की रिटर्न मंथली थी तो आपको 100% जमा कराना है। 100% इन द सेंस जो भी आपने देखी पड़ी है टैक्स पेड इन कैश इन मार्च, अगर आपकी मार्च की रिटर्न मंथली थी और मार्च में आपने सीजीएसटी 50 रुपीज पे किया, एसजीएसटी 50 और आईजीएसटी 80 रुपीज पे किया, तो सेम चीज अप्रैल और मई में सीजीएसटी भी 50, एसजीएसटी भी 50, आईजीएसटी भी 80, 100% इन द सेंस जितना पे किया था एज इट इज पूरा जमा कराना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे पढ़ते हैं मंथली टैक्स पेमेंट थ्रू दिस मेथड वुड नॉट बी अवेलेबल टू दूज रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव नॉट फर्निश्ड द रिटर्न फॉर ए कंप्लीट टैक्स पीरियड प्रीसीडिंग सच मंथ। ए कंप्लीट टैक्स पीरियड मींस ए टैक्स पीरियड इन विच द पर्सन इज रजिस्टर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द टैक्स पीरियड टिल द लास्ट डे ऑफ द टैक्स पीरियड। ओके, अब सेल्फ असेसमेंट मेथड जो दूसरा मेथड है उस पर आ जाते हैं। सेल्फ असेसमेंट मेथड, मैं आशा करता हूं आपको ऊपर का पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, वही एक कंफ्यूजन का पॉइंट था पहला मेथड। दूसरा मेथड सो इजी जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। द सेड पर्सन इन एनी केस कैन pay the tax due by considering the tax liability on inward and outward supplies and the input tax credit available in form GST PMT 06 in order to facilitate ascertainment of the ITC available for the month. An auto drafted input tax credit statement has been made available in the form GST 2B of every month। जी हाँ, जैसे कि आप इनपुट आउटपुट अपना चेक करते हैं, आईटीसी की क्रेडिट कितना है वो चेक करते हैं, और हमारे पास ऑटो पॉपुलेट ड्राफ्टेड जीएसटी 2B भी रेडी होता है हर मंथ 11 तारीख के बाद, तो आप इसके थ्रू अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपका लायबिलिटी बनती है तो जमा करानी है, और फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06 के थ्रू ही जमा होगी ये। हाँ, अब आगे लिखा है द सेड रजिस्टर्ड पर्सन इज फ्री टू अवेल आइदर ऑफ द टू टैक्स पेमेंट मेथड अबव इन एनी ऑफ द 2 months ऑफ द क्वार्टर। ऊपर के दोनों ऑप्शन फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड रजिस्टर्ड पर्सन की फ्री है, जो मर्जी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है क्वार्टर के पहले 2 मंथ्स पे करने के लिए। अब और पढ़ लेते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स बाय ऑप्टिंग फिक्स सम मेथड, नो इंटरेस्ट वुड बी पेबल इन केस, जैसे मैंने आपको बताया उस केस में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो वो भी लिखा है नो इंटरेस्ट वुड बी पेबल इन केस द टैक्स ड्यू इज पेड इन द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर बाय द वे ऑफ डिपॉजिटिंग auto calculated fixed sum amount as detailed in para 6.1a above by the due date. In other words, if while furnishing return in form GST 3B it is found that in any or both of the first 2 months of the quarter the tax liability net of available credit on the supplies made received was higher than the amount paid in challan, then no interest would be charged provided the deposit system calculated amount for each of the first 2 months and discharge their entire liability for the quarter in the form GST 3B of the quarter by the due date। इसका मतलब ये बताया, मैं समझाता हूँ आपको। अगर आपने फिक्स सम मेथड को सिलेक्ट किया है, वो ऑटो ड्राफ्टेड आपका टैक्स बना, ऑटो कैलकुलेटेड ये लिखा ना, ऑटो कैलकुलेटेड आपको दिखा रहा है टैक्स 6.1 ऑप्शन में, तो आपको एज इट इज जमा कराना है और आपने करा दिया। बट द टैक्स लायबिलिटी नेट ऑफ अवेलेबल क्रेडिट, जो लायबिलिटी बनती थी आपकी उन 2 मंथ में और आईटीसी से एडजस्ट करने के बाद, लेकिन अगर वो ज्यादा थी, बस हायर देन जितना कि आपने टैक्स जमा कराया उससे ज्यादा थी, तो भी नो इंटरेस्ट ये लिखा है स्पेसिफिकली, तब भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है आपको। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा पहले 2 मंथ में। अगर आपने कम कराया है आप उसको फॉर्म जीएसटी 3B का जब क्वार्टर एंड होगा एडजस्ट करेंगे, जो भी होगा लास्ट में पे कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है इन केस सच पेमेंट ऑफ टैक्स बाय डिपॉजिटिंग द सिस्टम कैलकुलेटेड अमाउंट इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06 इज नॉट डन बाय द ड्यू डेट, इंटरेस्ट वुड बी पेबल एट द एप्लीकेबल रेट। अगर आपने ऑटो कैलकुलेटेड जो टैक्स आ रहा था पीएमटी 06 ड्यू डेट से पहले, जो कि 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ है, अगर आपने जमा नहीं कराया तो आपको इंटरेस्ट लग जाएगा और उससे आपको कोई नहीं बचा सकता है। ये क्लियर यहाँ लिखा है।
तो आपको ध्यान रखना है। और इंटरेस्ट कैसे लगेगा उसका डिटेल भी इन्होंने दे दिया है कि सेक्शन 50 जो लगा वो लगता है सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट का वो ही लगेगा। फर्दर इन केस फ्रॉम जीएसटीआर 3B फॉर द क्वार्टर इज फर्निशिंग बियॉन्ड द ड्यू डेट इंटरेस्ट वुड बी पेबल एज पर द प्रोविजन। किस प्रोविजन से? सेक्शन 50 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट फॉर द टैक्स लायबिलिटी नेट ऑफ आईटीसी। उतना ही आपको सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। ये अब 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको वैसे ही इतना डिटेल समझा दिया, आपको समझ आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, अब ध्यान से पहले आप अपनी टर्नओवर को देखिएगा। आप उसमें देखिए कि आपको स्कीम में जाना है कि नहीं जाना है। आप अपनी तो टेबल बना लीजिए कि आप कितना हर क्वार्टर में कैश लेजर से पे करते हैं। फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको वो स्कीम में जाना है कि नहीं जाना है। सोच समझ के सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको नुकसान हो सकता है। आशा करता हूं आपको अच्छे से ये वीडियो समझ आएगी। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और हम लोग अकाउंटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहें हमसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी।